वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे ये जो प्रेम पत्र है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भारतवासियों के लिए, जो उन्होंने कन्याकुमारी से अपनी साधना के बाद लिखा है, उसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाह रहा हूँ। अभी तक अगर आपने कन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। आप लोगों ने तो देख लिया होगा, ये जून 3 तारीख को छपा है और एटलीस्ट मैंने उसका अंग्रेजी वर्जन छपा पढ़ा है। और अ, उसका टाइटल है बेसिकली न्यू संकल्प फ्रॉम साधना इन कन्याकुमारी। तो इट इज़ बेसिकली लाइक ए लव लेटर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी भारतवासियों से कह रहे हैं, और उसमें वो अपने थर्ड टर्म के लिए एक विजन प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे वो हिंदुस्तान को एक और बड़ा महान मुल्क, मतलब जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने इंडिया की इंडिपेंडेंस पे लिखा था कि अगर याद होगा आपको उनकी तकरीर कि इंडिया हैज अ डेस्टिनी विच इट विल अचीव इट, तो उसी तरह का ये एक पत्र है, समझिए। जवाहरलाल ए ट्रिस्ट विद डेस्टिनी था जवाहरलाल नेहरू के तकरीर का मैसेज के हिंदुस्तान की एक मुस्तकबिल है, एक तकदीर है, और हम सबको मिलकर उसे अचीव करना चाहिए। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दिस लेटर इज ट्राइंग टू से। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. तो मैं आपके साथ ये कोशिश करूंगा। तो पहले तो मैं साफ साफ कह देता हूँ कि ये बहुत ट्रायम्फलिस्ट लेटर है। ट्रायम्फलिस्ट यानी मैं 30 मारा, मैं 30 मारा, मैं ये करा, मैं वो करा, हम बहुत बड़े हैं, इस तरह का इसको ट्रायम्फलिज्म कहते हैं। तो ये खत इज लाइक ए ट्रायम्फलिज्म कि सारी दुनिया की नजरें हिंदुस्तान पर है, हम ये हैं, सारी दुनिया हमसे सीख रही है, सारी दुनिया हमको देख रही है। इस किस्म का ट्रायम्फलिस्ट लेटर है ये। और लेकिन इसमें कई प्रोमिसेस है कि हमें ये भी करना चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए, लेकिन इट्स वेरी वेग। इतना वेग है कि कुछ स्पेसिफिक गोल सेटिंग है ही नहीं। और आप लोग जो समझते हैं कि मतलब ओवरऑल इट इज सेइंग वी हैव बिकम ग्रेट, वी विल बिकम ग्रेट, हम बहुत महान हो गए हैं, अब और महान होने वाले हैं। बट किस में महान हुए, कैसा महान हुए, और किस चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप दूसरे मीडिया के शोज वगैरह देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन द कमेंट ऑन रिफॉर्म, लेकिन किस किस्म के रिफॉर्म्स आ रहे हैं उसकी कोई लिस्ट नहीं है। सो देर इज अ वेगनेस टू दिस। तो बेसिकली इसलिए मैं कह रहा हूँ कि द लेटर इज ट्रायम्फलिस्ट बट वेरी वेग। तो अब ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल वो शुरू करते हैं एक स्वामी विवेकानंदा के कोट के साथ, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने लिखा था, एवरी नेशन हैज अ मैसेज टू डिलीवर, ए मिशन टू फुलफिल, ए डेस्टिनी टू रीच। ठीक है, गयाना का भी एक जिंदगी का मकसद है, ए रीजन टू बी, स्विट्जरलैंड का भी है, पाकिस्तान का भी है, नेपाल का भी है, अमेरिका का भी है। ग्रेट, दैट्स ऑल इट सेज। अब उसको लेके ये कह रहे हैं कि हजारों साल से भारत हैज बीन मूविंग फॉरवर्ड। आपको याद है इन्होंने ही कहा था कि 1000 साल की गुलामी थी, तो वो भूल गए वो 1000 साल की गुलामी। बट एनीवे, हजारों साल से भारत मुसलसिल आगे बढ़ रहा है। भारत हैज बीन ए क्रेडल ऑफ आइडियाज फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, और वी हैव नेवर कंसीडर्ड व्हाट वी हैव एक्वायर्ड एज आवर्स। लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि भारत का मकसद क्या है, लाइक व्हाट इज दैट पर्टिकुलर मिशन। अगर भारत का कोई यूनिक गोल है, यूनिक मिशन है, यूनिक डेस्टिनी है, तो वो क्या है। और उससे ये होता है कि आई मीन दिस इज ए क्लेवर पॉलिटिकल थिंग। तो जो मुसलमानों से नफरत करते हैं वो बोलेंगे अरे वाह, इस टर्म में तो सारे मुसलमानों का सफाया हो जाएगा। वो लोग जो समझते हैं कि बस मंदिरें मंदिरें बनाएंगी तो बोलेंगे अरे वाह, इस 5 साल के पीरियड में 50,000 नए मंदिरें बन जाए। वो लोग जो समझ रहे हैं कि भाई टैक्स कट्स होंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, तो उनके लिए ये ख्वाब, वो समझेंगे कि ये डेस्टिनी है। सो पॉलिटिकली दिस इज ए क्लेवर थिंग, बट इट इज नॉट ए गुड थिंग एज ए विजन। आप बताएं हमें, क्या आपकी नजर में भारत का क्या डेस्टिनी है, क्या मकसद है, क्या मिशन है।
उससे हट के फिर ये कहते हैं कि आज का जो भारत है, today's Bharat's progress and rise are not just a significant opportunity for Bharat alone, but also a historic opportunity for everybody. Since the success of the G20, और ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि G20 काफी सक्सेसफुल था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। इट वाज वंडरफुल, मैंने खुद एक शो किया है अबाउट द सक्सेस ऑफ G20, आप देख सकते हैं जाके। सिंस द सक्सेस ऑफ द G20, द वर्ल्ड हैज बीन इंक्रीजिंगली एनविजनिंग ए बिगर रोल फॉर भारत। तो अब ये कह रहे हैं कि जब से G20 हुआ है, सारी दुनिया, तो वर्ल्ड, सारी दुनिया बस एक अपने ख्वाब देख रही है कि इंडिया का एक बड़ा रोल होगा। क्या होगा रोल? इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो रही हैं, यूक्रेन में जंग चल रही है, इंडिया का क्या रोल है? टेकिंग एडवांटेज एंड बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। मिडल ईस्ट में जंग चल रही है, पिछले 8 महीने हो गए तकरीबन। इंडिया का क्या रोल है? व्हाट बिगर रोल इज इंडिया प्लेइंग? G20 के बाद की बात है ना। आप मुझे बताएं, पिछले 1.5 साल में जब से G20 खत्म हुई है, क्या इम्पोर्टेंट रोल इंडिया ने अदा किया है ग्लोबल स्टेज पर? आपने शायद मेरा शो नहीं देखा जिसमें मैंने कहा था कि देखिए, इंडिया के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं। एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी ये थी कि दुनिया में इंडिया एक ऐसा सिंगल कंट्री है जिसके ताल्लुकात इजराइल के साथ भी अच्छे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे हैं। तो इंडिया कुड हैव प्लेड ए बिग रोल वहां पर। इंडिया डिड नॉट प्ले ए रोल टू ब्रिंग अबाउट पीस और सम काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ईरान एंड इजराइल। कोशिश भी नहीं की। मैंने एक्चुअली रेकमेंड करा था कि शटल डिप्लोमेसी करे डॉक्टर जयशंकर, तेल अवीव भी जाए, तेहरान भी जाए एंड ट्राई टू काम थिंग्स डाउन। जब जरूरत पड़ी तो यूक्रेन वाली जंग तो रुकवा दी थी ना, ताकि इंडियंस वापस आ जाए, तो इसे भी रुकवा देते। सो दैट्स द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, कि बात बड़े दर्शन छोटी वाली बात हो गई है कि एवरीबॉडी इज इन्विजनिंग ए बिगर रोल। व्हाट इज दैट रोल? यस, आई नो कि इंडिया चाहता है कि उसको सिक्योरिटी काउंसिल में एक परमानेंट मेंबरशिप मिल जाए, वीटो मिल जाए, वीटो पावर। लेकिन व्हाट विल इंडिया कंट्रीब्यूट मोर? मुझे ये बताएं आप स्पेसिफिकली। और अनफॉर्चुनेटली भी इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं होते, और जो भी इंटरव्यू लेता है बिल्कुल, मतलब इंडिया का मीडिया बल्कि चमचों का बाजार है। तो अजीब अजीब बेवकूफ़ाना सवालात करते हैं। सर, आप वॉलेट रखते हैं या नहीं? इस तरह के, आम चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं? इस तरह के सवाल पूछिए। इस तरह के स्टेटमेंट्स पे सीधा पूछ लें, आप मुझे बताएं पिछले 1.5 साल में इतने बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज आए हैं इंटरनेशनली, आपने क्या अदा रोल किया? वापिस आप कोविड को जाते हैं, कोविड को जाके वो कहते हैं हमने गरीब मुल्कों को वो दिया है वैक्सीन। मैं आपको बताऊंगा, इंडिया वाज नॉट द बिगेस्ट डोनर ऑफ वैक्सीन बाय द वे। आजकल आप लोग तो इंटरनेशनल न्यूज़ पे खबर में जो है सो यकीन भी नहीं करते। बट इस तरह की बातें, अगर सारी दुनिया इंडिया को देख रही है अच्छी तरह से, तो व्हाई इज इंडिया अफ्रेड ऑफ इंटरनेशनल मीडिया? ये पूछे ना आप प्राइम मिनिस्टर से। वो कह रहे हैं कि नाउ विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मोमेंट वी मस्ट स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स ग्रेटर ड्यूटीज एंड लार्जर गोल्स। ओके, ये ग्रेटर ड्यूटीज है क्या और लार्जर गोल्स है क्या? Not very clear. The world of the 21st century is looking towards Bharat with many hopes, and we will need to make several changes to move forward in the global scenario. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इन्होंने कहा कि ऑलरेडी सारी दुनिया भारत को देख रही है और भारत से बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता है, तो फिर तब्दीली क्यों कर रहे हैं? Why break something that is not broken? तो जैसा है वैसे ही चले, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया भारत को देख रही है। So why does Bharat need to change? We will need to make several changes to move forward in the global scenario. यानी as India is today, it's not going to go forward. So what are those changes? वो deficiencies क्या है इंडिया में which is preventing it to go forward? एक तो मैंने आपको बता दिया, G20 के बाद India had opportunities to play a bigger role in the international arena. It has not. आप उसी को ले रहे हैं। इंडिया में तो बड़े बड़े बातें हो रही कि चाइना कोलैप्स हो रहा है, ग्रेट, और चाइना ने ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में वादा करा दिया, ईरान ने यूक्रेन और रशिया के बीच में एक पीस प्रोसेस आगे बढ़ा दिया, चाइना ने, और चाइना ने अभी
अरब समिट भी रखवा ली। ग्लोबल साउथ की बात कर रहे हैं आप, लीडरशिप ऑफ ग्लोबल साउथ, तो बताएं ग्लोबल साउथ की लीडरशिप तो साउथ अफ्रीका कर रही है, जो इजराइल के खिलाफ जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जो एंटी ग्लोबलाइजेशन एंटी इंपीरियलिज्म, एंटी कॉलोनाइजेशन के खिलाफ साउथ अफ्रीका लीड कर रही है। इट हैज बिकम द वॉइस ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटी, नॉट इंडिया। तो क्या तब्दीलें चाहिए इन इंडिया सो दैट इट गोज फॉरवर्ड इन द 21st सेंचुरी? तो ये जो पैराग्राफ है या ये सेंटेंस है, इस पे इंडिया में बहुत धूम हो रही है। The world of the 21st century is looking towards Bharat with many hopes, and we will need to make several changes to move forward in the global scenario. We also need to change our traditional thinking regarding reform. Bharat cannot limit reform to just economic reforms. Great. India wants to become a developed country. India will have to reform. तो ये क्या है, मतलब नॉन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है? ये कल्चरल पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, आप बताएं स्पेसिफिकली कि क्या है? आई मीन इज दिस हिंट के यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है? ग्रेट, तो कह देना, लाइक व्हाई आरंट वी, मतलब व्हाई इज देयर लैक ऑफ क्लैरिटी? तो कह दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, उससे हम आगे बढ़ेंगे, दुनिया बड़ी खुश हो जाएगी। और तो दैट इज द क्वेश्चन। हर चीज में वेगनेस है, क्लैरिटी नहीं है, स्पेसिफिसिटी नहीं है। एंड विकसित भारत का भी जो डेवलप्ड कॉन्सेप्ट है, मैं बहुत ढूंढ रहा था कि व्हाट इज विकसित भारत, लाइक व्हाट विल बी द इंडिकेटर्स। तो 2047 में, 100 साल के बाद, इंडिया की आज़ादी के बाद, कह रहे हैं कि अगर इंडिया की जीडीपी 25,000 पर कैपिटा अगर पहुंच जाती है तो इट विल बी लाइक ए लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी। देखिए 2047 में तो अब हमारी जो यूनाइटेड स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम है $85,000 है पर पर्सन। तो 2047, आज से तकरीबन 25 साल बाद, तो इट कुड बी ओवर 150,000। तो उस वक्त 25,000 अगर आप जीडीपी पर कैपिटा कर रहे हैं तो इट्स नॉट रियली ए वेरी बिग डील। फिर वो स्वामी विवेकानंद को फिर से दोबारा कोट करते हैं, लेट अस टेक स्विफ्ट स्टेप्स, लेट अस कम टुगेदर एंड क्रिएट ए विकसित भारत। तो ये बात तो ठीक है, आई एम फुल्ली फॉर इट कि ना सिर्फ भारतवासी बट हमारे जैसे लोग जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है, एनआरआईज हैं, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, वी विल ऑल्सो कम टुगेदर, वी विल हेल्प आवर होमलैंड बिकम ए ग्रेट कंट्री, नो डाउट अबाउट इट। अब आप ये पैराग्राफ देखें इन द फ्रॉम हिज लेटर। Today, Bharat's governance model has become an example for many countries around the world. Really, empowering 25 crore people to rise above poverty in just 10 years. Yes, India did a terrific job of eliminating poverty. इंडिया की इकोनॉमी ये सेंचुरी में काफी धूमधाम 2004 से लेकर 2014 तक मनमोहन सिंह के अंडर भी काफी धूम से बढ़ रही थी, उसके बाद भी बढ़ रही है, ग्रेट। बट आर पीपल लुकिंग एट द इंडिया मॉडल? सारी दुनिया तो कह रही है कि देयर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एक यूएस का मॉडल फॉलो कर रही है या चाइना का मॉडल। चाइना तो इंडिया से ज्यादा गरीबों को पॉवर्टी से निकाला है इन द सेम पीरियड। इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी इज जस्ट 2,700, चाइना की 10,000 के ऊपर हो गई है। सो नॉट ओनली रिमूव देम आउट ऑफ पॉवर्टी बट टुक देम इनटू प्रीटी लोअर या मिडिल इनकम ग्रुप में लेके चला गया। तो दुनिया उनको क्यों नहीं देख रही है? अगर आप किसी से भी पूछ लें अदर देन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड मोदी वर्क कि दुनिया में दो मॉडल क्या है, एक यूएस का मॉडल लिबरल डेमोक्रेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल है, और एक चाइना का अथॉरिटेरियनिज्म एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मॉडल है। तो द फोकस इज देयर। कौन कह रहा है कि द थर्ड अल्टरनेटिव इज द इंडिया मॉडल सिवाय इंडियंस के? और वो भी पूरे इंडियंस नहीं कह रहे, क्योंकि ऑपोजिशन तो रो रही है कि जॉब्स नहीं है, महंगाई है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सारे के सारों के पीछे ईडी लग जा रही है, इनकम टैक्स, डेमोक्रेसी इज गोइंग डाउन। इस तरह की, तो नॉट ऑल इंडियंस आर ऑन द सेम पेज। कि मुझे बताएं कि कौन कह रहा है कि इंडिया इज द मॉडल, कौन सी दुनिया की कंट्रीज आर ट्राइंग टू कॉपी इंडिया इन देयर डेवलपमेंट मॉडल।
सो दैट इज द सीरियस क्वेश्चन। साउथ एशिया में ही ले लें, साउथ एशिया में ही ले लें और मुझे बताएं किसके तरफ ज्यादा रुझान है इंडिया में। अभी मॉलडीव्स बिकेम प्रो चाइना, इंडिया आउट कैंपेन चल रही थी वहां पर। नेपाल के साथ इंडिया के ताल्लुकात उतने खास नहीं है जितने चाइना के हैं। बांग्लादेश में चाइना का तकरीबन $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो गया है और वो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, डिफेंस भी है। बांग्लादेश इज द सेकंड बिगेस्ट वेपन्स बायर फ्रॉम चाइना। So this is an important part. India में ये critical thinking and media has to hold the government accountable, वरना the democracy will become weak. It will become like China. कोई चाइना में इतनी अजीब अजीब stupid strategies कर रहा है शी जिनपिंग, unnecessarily झगड़े कर रहा है। जितना डेवलपमेंट हुआ है चाइना में वो पूरा डूब जाएगा अगर जंग हो गई यूएस के साथ। और जो करंट स्टेट ऑफ इकोनॉमी है, जो फेलियर ऑफ उनका जो रियल एस्टेट मार्केट डाउन हो रहा है, डोमेस्टिक कंजम्पशन डाउन हो रहा है, इकोनॉमी डिफ्लेशन में है, दीज आर ऑल वेरी डेंजरस थिंग्स फॉर चाइनाज इकोनॉमी। लेकिन मीडिया इज नॉट एबल टू आस्क सीरियस क्वेश्चंस बिकॉज इट्स नॉट डेमोक्रेटिक। और क्योंकि कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, देयर विल बी नो कोर्स करेक्शन। जब तक एक स्ट्रॉन्ग रोबस्ट मीडिया, स्ट्रॉन्ग रोबस्ट इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्ट्रॉन्ग रोबस्ट ऑपोजिशन नहीं होता, a government will not be able to perform well. उसको इंसेंटिव ही नहीं रहेगा। अब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया हैज मेनी अचीवमेंट्स पिछले 10 साल में ले रहे हैं या पिछले, यस, मेरी नजर में इंडिया का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि वो अभी भी डेमोक्रेसी है। दुनिया में डेमोक्रेसी कम हो रही है, दुनिया में डेमोक्रेसी डिक्लाइन हो रही है। जो डेमोक्रेसीज हैं उनके यहाँ यूएस में भी द सिचुएशन इज वेरी बैड। आप देखें ऑपोजिशन लीडर ट्रम्प के खिलाफ केसेस पे केसेस, मतलब द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और डेमोक्रेट्स कोर्ट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं एज पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स। और ये बात नहीं कि रिपब्लिकन बड़े दूध के धुले हुए हैं, वो भी ऐसे ही कमीने हैं। तो डेमोक्रेसी इज सफरिंग फ्रॉम करप्ट पॉलिटिशियंस एंड करप्ट प्रैक्टिसेस सारी दुनिया में। तो इंडिया का इट्स एन अचीवमेंट कि इंडिया हैज रिमेन्ड एज अ डेमोक्रेसी। इंडिया बन गई है 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, but you must also remember कि ये is partly because of population। ठीक है, इंडिया का पॉपुलेशन 1.45 बिलियन के करीब आ गया है। 1.4 मतलब 140 करोड़ से ज्यादा हो गया है। इंडिया इज मोर पॉपुलस देन चाइना, दुनिया की सबसे बड़ी, और इस वजह से उसकी टोटल इकोनॉमी इज 5th बिगेस्ट। जर्मनी की पॉपुलेशन कुछ 80 मिलियन है, ठीक है, 8 करोड़। इंडिया की 140 से ज्यादा है, लेकिन जर्मनी की इकोनॉमी इंडिया से बड़ी है। बर्तानिया की इकोनॉमी थोड़ी सी छोटी है, बर्तानिया की पॉपुलेशन सिर्फ 6 करोड़ है, इंडिया 140 करोड़ है। तो 140 करोड़ लोग 6 करोड़ लोगों से जरा आगे हो गए हैं इकोनॉमिकली, तो इट्स नॉट अ बिग अचीवमेंट, बिकॉज उसी चीज पे फिक्सेटेड है और उसी को लेके कह रहे हैं कि इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट। और द थर्ड इंडिया का जो अचीवमेंट है वो आईटी एरिया में इंडियंस आर डूइंग वेल। ये 3 अचीवमेंट्स है। लेकिन ये जो गुड गवर्नेंस का मॉडल जिसके बारे में प्राइम मिनिस्टर मोदी लिख रहे हैं कि सारी दुनिया देख रही है, मैं उसके अचीवमेंट आपको बताता हूँ, गौर से सुनिए ये बात। लोग सुनते नहीं है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि सारी दुनिया, सारे दूसरे मुल्क इंडिया की तरफ देख रहे हैं क्योंकि इंडिया का गवर्नेंस मॉडल बहुत अच्छा है। वो ये नहीं कह रहे कि भारतवासी अंधभक्त मेरे ही फॉलोअर्स बीजेपी के, आरएसएस के, वो देख रहे हैं इंडिया की तरफ। He's saying the rest of the world is looking। तो जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो ग्लोबल इंडिकेटर्स है वो उस पे चलता है। इंडिया में तो जो इंडिकेटर पॉजिटिव है उसे ले लेते हैं, जो इंडिकेटर नेगेटिव है उसके चैलेंज करते हैं कि वो एंटी इंडिया है। तो मैं आपको ग्लोबल इंडिकेटर्स बताता हूँ जो सारी दुनिया देख के उसे फॉलो भी करती है। तो आप मुझे खुद आप ही तय कर लें कि उस इंडिकेटर्स को देखकर मोदी सरकार का जो मॉडल है उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने ये तो देख लिया होगा कि द स्टेट ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम, इंडिया अब 161 है इंडिया का रैंक प्रेस फ्रीडम में।
ओके, मतलब इंडिया से थोड़े बहुत नीचे है। चाइना 179 है, वियतनाम 178 है, नॉर्थ कोरिया 180 है, लेकिन कंट्रीज लाइक नॉर्वे, आयरलैंड, डेनमार्क, दे आर ऑल द टॉप। इंडिया का रैंक 180 मुल्कों में 161 है। तो व्हेन इट कम्स टू प्रेस फ्रीडम, हालांकि इंडिया में हजारों टेलीविजन चैनल्स है, यूट्यूब चैनल्स है वगैरह, उसके बावजूद प्रेस फ्रीडम्स नहीं है। सो इंडिया, ये मॉडल जब दूसरे मुल्क देखते हैं, दिस इज नॉट ए मॉडल टू फॉलो, कि अरे यार प्रेस फ्रीडम्स को इस तरह से दबाना चाहिए, कोई आज़ादी ना हो प्रेस में। इसलिए भी बहुत सारे लोग एग्जिट पोल्स पे यकीन इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा इसलिए कह रहे हैं। हालांकि आई डोंट बिलीव इन दैट, बिकॉज अगर एग्जिट पोल्स गलत बता रहे हैं तो जून कल पता चल जाएगा, इनफैक्ट 10-12 घंटे के बाद पता चल जाएगा, तो सबके मुंह काले हो जाएंगे। सो आई डोंट नो व्हाई दे वुड रिस्क बिकमिंग लुकिंग स्टूपिड। तो इसलिए, बट द परसेप्शन जो ये है कि इंडिया में प्रेस फ्रीडम नहीं है। प्रेस की रैंकिंग 161 है। फिर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स देख लें, ये 2022 का है, और आप देखते जाएं 2016 से लेकर 2022 तक का मैं आपको ग्राफ बता रहा हूँ। 2020 वाज ए गुड ईयर, हालांकि कोविड था, लोग भूखे नहीं थे, लेकिन उसके बाद से, कोविड के बाद से अब तकरीबन 107 हो गया। यानी 106 कंट्रीज ऐसे हैं दुनिया में where people are less hungry than India। और जब ये इंडेक्स पहली बार आया था तो लोग बड़े धूम किए थे कि इंडिया के खिलाफ है, इंडिया के खिलाफ है। खुद नरेंद्र मोदी जी बड़े फख्र से, गर्व से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को खाना भेजते हैं। क्यों? अगर आपका गवर्नेंस मॉडल इतना जबरदस्त है कि सारी दुनिया कॉपी करना चाह रही है, तो फिर आप 80 करोड़ लोगों को क्यों खाना फुकट का भी जाते हैं भाई? बिकॉज देर इज हंगर इन द कंट्री। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपको 2022 का तो बता दिया, 107 था। 2021 का इसलिए बता रहा हूं कि दूसरे मुल्क जो रीजन में है देखें, नेपाल 76 है, बांग्लादेश भी ज्वाइंट 76 है, पाकिस्तान 92, श्रीलंका 65 है, और इंडिया 101 था 2021 में। तो पूरे साउथ एशिया में जो सबसे ज्यादा हंगर है वो इंडिया में है। कहते हैं ना, नारा पुराना, ये नारा याद होगा आपको, रोटी कपड़ा और मकान। अभी भी हम रोटी पे अटके हुए हैं। बार बार यही बात दोहराती है, इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, 8% से ग्रो हो रही है जीडीपी। इस पे भी मैंने एक शो किया और मैंने काफी तफसील से बात किया जीडीपी पर कैपिटा, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप देख लें G20 की खाली जीडीपी पर कैपिटा, सबसे गरीब मुल्क इंडिया है। G20 में देख लें आप, यहाँ पर 2.6 था। G20 की जब समिट हुई थी 2023 में, इंडिया का पर कैपिटा इनकम डॉलर्स में 2600 था, अब 2700 कुछ है। इंडोनेशिया को देख लें, डबल है इंडिया से, $5000 नॉमिनल सेंस में है। अर्जेंटीना 13, ऑस्ट्रेलिया 64,000 रुपीज, ब्राजील 9000, कनाडा 52,000। इतना मजाक उड़ाते हैं कनाडा का पर कैपिटा इनकम $50,000 ज्यादा है पर पर्सन। इटली को देख लें आप, जापान को देख लें, मेक्सिको, सारे के सारे G20 जो टॉप 20 इकोनॉमीज है। टर्की को देख लो आप, टर्की इंडिया से 6 गुना ज्यादा अमीर है पर कैपिटा। उसकी जीडीपी इतनी बड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि उसकी आबादी सिर्फ 90 लाख के 90 करोड़ 9 करोड़ के करीब है, या 8.5-9 करोड़ के करीब है। यूके को देख लें आप, यूनाइटेड स्टेट्स को देख लें, और ये जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं सारे के सारे। सो व्हाई विल दे लुक एट दिस मॉडल एंड से क्या जबरदस्त मॉडल है, हम इसको कॉपी करना चाहिए ताकि हमारी भी पर कैपिटा इनकम 2000 की हो जाए। अब आप देखें तो ये जो इकोनॉमीज हैं, दो कंट्रीज की रैंकिंग देखिए आप, 2019 से 2023 तक टॉप ग्लोबल इनोवेटर्स कंट्री वाइज। तो 23 में जो टॉप ग्लोबल इकोनॉमिक इनोवेटर्स, सोशल इनोवेटर्स में स्विट्जरलैंड है, स्वीडन है, फिर यूएस है, फिर यूके, सिंगापुर, फिनलैंड, नेदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, साउथ कोरिया। तो इनोवेशंस में
साउथ कोरिया इज और सिंगापुर आई थिंक आर द ओनली टू एशियन कंट्रीज, बाकी यूएस और यूरोपियन कंट्रीज हैं। और आप देखते जाइए पिछले 5 साल से मुसलसल स्विट्जरलैंड इज नंबर 1, स्वीडन नंबर 2, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 3 हो रहा है, यूएस 2, 3, 2, 3 रह रहा है। लेकिन आप देख लीजिए इसमें इनोवेशन में इंडिया का नाम ही नहीं। इंडिया इज नॉट अमंग द टॉप 10 इनोवेटर्स इन द वर्ल्ड। तो अगर आप आपकी इकोनॉमी में वर्सेटिलिटी, इनोवेशन लेके आना चाह रहे हैं, तो आप इंडिया का मॉडल क्यों फॉलो करेंगे? ये सामने 10 टॉप होता, अगर आप सोच लो, अगर आप गयाना है या आप ट्रिनिडाड है या इथियोपिया है, यू वांट टू से कि मेरे इकोनॉमी में भी, मेरे मुल्क में भी इनोवेशन आना चाहिए, so why will you follow the India model when you might look at Denmark, you might look at South Korea? It's like saying कि हमको क्रिकेट टीम बनानी है जबरदस्त, तो आप किसको फॉलो करेंगे? ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड? या आप सोचेंगे नहीं नहीं वो टॉप 10 के पीछे क्यों जाए हम उरुग्वे, अभी युगांडा की टीम वर्ल्ड क्वालिफाई कर लिए, हम वो T20 वो G20 में आ गई है क्रिकेट की, युगांडा की टीम वर्ल्ड कप खेल रही, चलो हम उस पे मॉडल करके उसकी कॉपी करेंगे। क्यों भाई? अगर इफ यू वांट टू कॉपी तो आप इंग्लैंड को करें जो नया किस्म की इनोवेटिव क्रिकेट खेलती है, बेसबॉल, या इंडिया के कॉपी करें, या उसको कॉपी करें ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती है, क्रिकेट की भी, टेस्ट क्रिकेट की भी और वनडे की भी। उसको छोड़ के आप जाके नेपाल की कॉपी थोड़ी करेंगे। तो इसी तरह से आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट मोदी मीन्स व्हेन ही सेज कि सारी दुनिया हमारी हमको कॉपी कर रही है। फाइनली और 2 चीजें मैं बताऊंगा, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर सक रहे हैं, दैट्स फाइन। ग्रीनेस्ट कंट्रीज यानी मुल्क जो अपनी एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, जो अपनी सोसाइटी में, तो जो वर्स्ट 10 कंट्रीज ऑन द राइट साइड है, आप देख सकते हैं, कतर, ईरान, तुर्की, चाइना, सऊदी अरेबिया। जो मोस्ट ग्रीन कंट्रीज हैं दुनिया में, उसमें भी इंडिया का नाम नहीं है। स्वीडन, डेनमार्क, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, कोस्टारिका, आइसलैंड, नॉर्वे, आयरलैंड, यही कंट्रीज हैं वेस्टर्न यूरोप के या नॉर्थ अमेरिका के कंट्रीज जिनकी इकोनॉमीज आर क्रिएटिव, जिनकी डेमोक्रेसीज आर फुल डेमोक्रेसीज, जिनकी इनोवेशन ज़्यादा है, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी है इन सोसाइटीज में। इनको जाके देखें आप लोग, दीज आर द मॉडल्स दैट पीपल विल वांट टू फॉलो। फाइनली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडियंस और पाकिस्तानी जो यूएन में काम करते थे उन्होंने इसको डेवलप किया था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये है, कहते हैं कि भाई आप एक मुल्क की तरक्की खाली उसकी जीडीपी से ना करें या उसकी पर कैपिटा इनकम। जैसा मैं जब पर कैपिटा की बात करता हूँ तो इंडियंस कहते हैं डोंट टॉक अबाउट पर कैपिटा। ठीक है, आप उसको परचेजिंग पावर में भी एडजस्ट करके देख लें, वो 10,000 बनता है बस। तो दे क्रिएटेड एन इंडेक्स जिसमें एजुकेशन, डेवलपमेंट, हेल्थ, हैप्पीनेस, कई चीजें आते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बेसिस पे अगर आप देखें तो इंडिया का रैंक 132 है ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। पिछले 10 साल से क्या हो रहा है? कितनी अगर इंडिया तरक्की कर रही है, देन व्हाई इज इट स्टिल बिहाइंड 131 कंट्रीज इन द वर्ल्ड? 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बट 132। और यहाँ पे भी आप देखें साउथ एशिया के सिवाय पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, जो अपने आप को डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए हैं रिलीजन के नाम पर, पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक, अफगानिस्तान इस्लामिक एमिरेट्स, ये रिलीजन के पीछे मर मर के अपनी ही डेवलपमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वो सिर्फ वो 2 मुल्क और नेपाल इंडिया से पीछे हैं व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर आप बांग्लादेश को देख लें, भूटान, मालदीव्स, श्रीलंका, ये सब इंडिया से आगे हैं। 1, 2, 3, 4 कंट्रीज इंडिया से बेहतर है इन साउथ एशिया, 3 इंडिया से पीछे हैं। ऑफ कोर्स ईरान देखिए, इतने सैंक्शंस के बाद भी 30-40 साल से 1979 के बाद से इतने सैंक्शंस पड़े, फिर भी उसका डेवलपमेंट इंडेक्स इज सो मच हायर देन इंडिया। चाइना तो भी आगे है। सो आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि एक तो ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। इंडिया में इतना आजकल एरोगेंस बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसा जैसा कि as if the whole world is trying to copy India and is jealous of India. No, it is not. India is doing well in some areas because the population इतनी बड़ी है, it's a good market. तो जो innovative economies हैं वो इंडिया को बेचना चाह रहे हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि आप यू बिकम बेटर मॉडल देन मोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पे वेलफेयर इज ऑल्सो देयर, आप उनका हेल्थ केयर देख लें, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स देख लें। यस, वी आर एट ए मोमेंट जब इंडिया के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, इंडिया के पास सबसे ज़्यादा एडवांटेज है यूथ डिविडेंड जो और 15 साल तक इंडिया के पास रहेगा। इंडिया इज अ हाईली एजुकेटेड पॉपुलेशन, और if India can focus on it, तो शायद India can become a middle income economy in 25 years. But उसके लिए the goals have to be very specific, very creative. लेकिन अगर इंडिया पाकिस्तान जैसा हम इस्लामिक रिपब्लिक बन रहे हैं, अफगानिस्तान जैसा हम इस्लामिक एमिरेट्स बन रहे हैं, अगर इंडिया हम हिंदू राष्ट्र बनेंगे, वैसे ही रिलीजन को लेकर आएंगे, रिलीजन को इम्पोज करेंगे पब्लिक पे, रिलीजियस वैल्यूज को रिवाइव करेंगे पुराने, then India is also going to become like Pakistan. So, but anyway, we will see. जब वो कह रहे हैं कि हम रिफॉर्म्स करेंगे, don't think of economic reforms, he's thinking of cultural reforms. And I want to know what the specificities are. And I think सारे इंडियंस को भी चाहिए कि पूछें कि स्पेसिफिकली क्या है। Anyway, तो अब नया दौर शुरू होने वाला है कल से, इलेक्शन, विल सी व्हाट द रिजल्ट्स आर। अगर जो एग्जिट पोलिंग का जो प्रेडिक्शंस अगर वो 80% भी सही है तो देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू सी अ मोदी गवर्नमेंट, एंड वी विल सी के होपफुली कि मोदी सरकार आइंदा 1-2 महीने में जो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 100 डेज का उनका एजेंडा है, ही इज ऑलरेडी रेडी विद इट, वी विल सी मोर स्पेसिफिसिटीज कम आउट ऑफ दैट शायद इलेक्शन के बाद। अंटिल देन मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त। अभी तक अगर आपने कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। टेक केयर।